बात है 23 जनवरी 1897 की। उड़ीसा के कटक शहर में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सुभाष चंद्र बोस। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। उनका परिवार संपन्न था, लेकिन सुभाष का दिल बचपन से ही देश के लिए धड़कता था। उन्होंने अपने आसपास अंग्रेजी हुकूमत का अन्याय देखा। उन्होंने देखा कि कैसे भारतीयों को अपने ही देश में गुलामों की तरह रखा जाता था। ये सब देखकर उनके मन में एक सवाल उठता था, आखिर कब तक हम यह अन्याय सहेंगे। यह सवाल उनके अंदर एक आग की तरह जलता रहा, जिसने उन्हें आगे का रास्ता दिखाया। उनकी आंखों में एक सपना था, आजाद भारत का सपना। सुभाष पढ़ाई में बहुत तेज थे। उनके माता पिता चाहते थे कि वो एक बड़े अधिकारी बने, इसलिए उन्होंने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। वहां उन्होंने भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस की प्रतिष्ठित परीक्षा दी। यह परीक्षा पास करना उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। सुभाष ने अपनी मेहनत और लगन से यह परीक्षा पास कर ली। वह भी बहुत अच्छे अंकों के साथ उन्होंने चौथा स्थान हासिल किया। उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। अब उनके सामने एक आरामदायक और प्रतिष्ठित जीवन था, एक ऐसा जीवन जिसका सपना हर कोई देखता था। लेकिन सुभाष के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उनके लिए देश की सेवा किसी भी नौकरी से बड़ी थी। अंग्रेजों की नौकरी का मतलब था उन्हीं की गुलामी करना, जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया था। यह बात सुभाष को अंदर ही अंदर कचोट रही थी। वह खुद से पूछते थे, क्या मैं उन लोगों के लिए काम करूंगा जो मेरे देशवासियों पर जुल्म करते हैं? उनका ज़मीर यह गवाही नहीं दे रहा था। उन्होंने एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा की प्रतिष्ठित नौकरी से इस्तीफा दे दिया। यह एक ऐसा फैसला था जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने आराम और ऐशो आराम के रास्ते को छोड़कर कांटों भरा रास्ता चुना। यह रास्ता था देश की आजादी का, संघर्ष का और बलिदान का। यह उनके अटूट संकल्प का पहला प्रमाण था। भारत वापस आकर वह पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। वह महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा देश को आजाद कराने में लगा दी। वह एक महान वक्ता थे। जब वह बोलते थे तो हजारों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए जमा हो जाती थी। उनकी बातों में एक जादू था, एक जुनून था जो सीधे लोगों के दिलों में उतर जाता था। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया। उन्हें बताया कि आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। उनका मानना था कि हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जैसे जैसे समय बीता, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के एक बड़े नेता बन गए। उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ रही थी, लेकिन उनके और महात्मा गांधी के विचारों में कुछ गहरे मतभेद थे। गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी पाना चाहते थे। उनका मानना था कि हमें बिना हथियार उठाए शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सुभाष का मानना था कि सिर्फ अहिंसा से काम नहीं चलेगा। उनका कहना था कि दुश्मन अगर ताकत की भाषा समझता है तो हमें उसी भाषा में जवाब देना होगा। वह पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे और इसके लिए हर संभव तरीका अपनाने को तैयार थे, चाहे वह सशस्त्र संघर्ष ही क्यों न हो। यह वैचारिक मतभेद तब और गहरा हो गया जब 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ चुनाव में खड़े हुए। सबको लगा था कि गांधी जी का समर्थन होने के कारण सीतारमैया आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला था। सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए। यह उनकी बढ़ती लोकप्रियता का सबूत था, लेकिन कांग्रेस के अंदर कई लोग उनके तरीकों से सहमत नहीं थे। गांधी जी के साथ मतभेदों के कारण उनके लिए अध्यक्ष के रूप में काम करना मुश्किल हो गया। उन्होंने महसूस किया कि इस रास्ते पर चलकर वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यह एक और बड़ा फैसला था। उन्होंने एक अलग रास्ता बनाने का निश्चय किया। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी एक नई पार्टी बनाई। इसका मकसद था देश के सभी क्रांतिकारी और वामपंथी ताकतों को एक साथ लाना। वह एक ऐसी क्रांति की तैयारी कर रहे थे जो अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दे, लेकिन अंग्रेज सरकार उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी।
वे उन्हें बड़ा खतरा मानते थे। इसीलिए उन्होंने सुभाष को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया। चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया ताकि वह किसी से मिल न सके। लेकिन सुभाष को दीवारों में कैद करना आसान नहीं था। उनके मन में आजादी की जो ज्वाला जल रही थी, उसे कोई पहरा नहीं रोक सकता था। उन्होंने एक साहसिक योजना बनाई। एक रात उन्होंने अपना भेष बदला। वह एक पठान जियाउद्दीन का रूप धारण कर अंधेरे का फायदा उठाकर अपने घर से निकल गए। यह एक बहुत ही जोखिम भरा कदम था। अगर वह पकड़े जाते तो उन्हें फांसी भी हो सकती थी, लेकिन उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी। उनके लिए देश की आजादी सबसे ऊपर थी। वह अंग्रेजों की कैद से निकलकर जर्मनी पहुंचे ताकि विदेशी मदद से भारत पर हमला कर सकें। जर्मनी पहुंचने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के दुश्मनों से मदद मांगी। उनका सिद्धांत सीधा था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उन्होंने वहां फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और जय हिंद का नारा दिया, जो आज भी हमारे देश का एक प्रमुख नारा है। जर्मनी से वह पनडुब्बी के जरिए एक लंबी और खतरनाक यात्रा करके जापान पहुंचे। वहां उन्होंने रास बिहारी बोस की मदद से आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व संभाला। यह फौज उन भारतीय सैनिकों को मिलाकर बनाई गई थी जिन्हें अंग्रेजों ने युद्ध के दौरान पकड़ा था। सुभाष के नेतृत्व में यह फौज भारत की आजादी के लिए लड़ने वाली एक शक्तिशाली सेना बन गई। सुभाष चंद्र बोस ने फौज को एक नया जोश और एक नया लक्ष्य दिया। उन्होंने सैनिकों को संबोधित करते हुए अपने प्रसिद्ध नारे दिए। उन्होंने कहा, दिल्ली चलो। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक संकल्प था कि आजाद हिंद फौज दिल्ली पहुंचकर लाल किले पर तिरंगा फहराएगी। उनका सबसे प्रेरणादायक नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे ने सैनिकों और आम भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की आग जला दी। इसका मतलब था कि आजादी के लिए बलिदान देना होगा। हमें अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहना होगा। इस नारे ने हजारों युवाओं को आजाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। आजाद हिंद फौज ने जापान की सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने बर्मा यानी आज के म्यांमार के रास्ते भारत की ओर बढ़ना शुरू किया। उनकी सेना ने कोहिमा और इन्फाल तक पहुंचकर अंग्रेजी सेना को कड़ी टक्कर दी। एक समय तो ऐसा लगा कि वे भारत में प्रवेश कर ही जाएंगे। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीपों को भी आजाद करा लिया और उनका नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा। यह एक बहुत बड़ी प्रतीकात्मक जीत थी। आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने जिस वीरता और साहस का परिचय दिया, वह इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने साबित कर दिया कि भारतीय सिर्फ गुलामी करना नहीं, बल्कि लड़ना भी जानते हैं। हालांकि खराब मौसम, संसाधनों की कमी और जापान की हार के कारण आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। उनका दिल्ली पहुंचने का सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन उनकी लड़ाई व्यर्थ नहीं गई। आजाद हिंद फौज के संघर्ष ने अंग्रेजी हुकूमत को यह एहसास दिला दिया कि अब वे भारत पर ज्यादा दिनों तक राज्य नहीं कर सकते। उन्होंने भारतीय सैनिकों की वफादारी पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पूरे देश में देशभक्ति की एक ऐसी लहर पैदा की जिसने भारत की आजादी की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। सुभाष और उनकी फौज ने जो बलिदान दिया, वह स्वतंत्रता संग्राम का एक सुनहरा अध्याय बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक नई योजना बनाई। कहा जाता है कि वह सोवियत संघ से मदद मांगने के लिए मंचूरिया जा रहे थे। 18 अगस्त 1945 को वह एक विमान में सवार हुए, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। खबरों के मुताबिक उनका विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस खबर पर कई लोगों ने यकीन नहीं किया। कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला और न ही उनका शव बरामद हुआ। उनकी मृत्यु आज भी भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कुछ लोग मानते हैं कि वह बच गए थे और गुमनामी में चले गए। उनकी रहस्यमयी मृत्यु के बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत आज भी जिंदा है। वह सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जो सामाजिक और आर्थिक रूप से समान हो,
वह धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते थे। उनकी आजाद हिंद फौज में हर धर्म और जाति के लोग कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे। रानी झांसी रेजिमेंट नाम से उन्होंने महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी भी बनाई थी, जो उस समय के लिए एक बहुत ही प्रगतिशील कदम था। वह महिलाओं को समाज में बराबर का दर्जा देना चाहते थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति क्या होती है। नेताजी का जीवन साहस, त्याग और अटूट देशभक्ति की एक मिसाल है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर लक्ष्य महान हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उन्होंने एक आरामदायक जीवन को ठोकर मारकर देश के लिए कांटों भरा रास्ता चुना। उनका नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी हमें यह याद दिलाता है कि देश के लिए बड़े से बड़ा बलिदान भी कम है। भले ही उनके तरीके गांधी जी से अलग थे, लेकिन उनका मकसद एक ही था, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। वह उन नायकों में से हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर नहीं, बल्कि दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। आज जब हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, तो हमें नेताजी जैसे महान नायकों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनकी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। वह हमें याद दिलाते हैं कि देश सबसे पहले आता है। उनकी विरासत सिर्फ किताबों या मूर्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस भारतीय के दिल में जिंदा है जो अपने देश से प्यार करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर हैं और हमेशा हमारे दिलों में एक सच्चे नायक के रूप में जीवित रहेंगे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब इरादे नेक और हौसले बुलंद हों तो इंसान इतिहास रच सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कभी भी कोई और रोमांचक कहानी मिस मत करना, क्योंकि गायत्री हिंदी कहानी में हर कहानी एक नई यात्रा है और अगली आपकी पसंदीदा हो सकती है। भूलना मत लाइक और सब्सक्राइब।